नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2021 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 163 नंबर पार्ट तक देख लिए थे। आज हम लोग 164वां नंबर पार्ट देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में दोस्तों हम लोग दो प्रश्नों को देखते हैं। एक आपका स्टैटिक जीएस का प्रश्न होता है, दूसरा आपका करंट अफेयर का प्रश्न होता है। तो दोनों प्रश्नों को आप लोग बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ें हैं, समय अब एक एक दिन निकलता जा रहा है और लगभग 200 दिन बचे हुए हैं। 200 या 200 दिन लगभग बचे हुए हैं। जो मुख्य परीक्षा है उसमें, प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 80 से 82 दिन बचे हुए हैं। तो इनको आप लोग बेहतर ढंग से चीज़ों का प्रयास करिए। और जैसे एक दिन में आप 1 घंटा मुख्य परीक्षा के लिए दीजिए, बाकी का टाइम जो है आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए दीजिए, जिससे आपका पीटी भी निकले और मेंस भी निकले। अब ऐसा ना हो कि पीटी के लिए करके बैठ जाएं फिर उसके बाद मेंस ना निकले। तो ऐसी स्थितियां नहीं आनी चाहिए अगर आपको 2021 में जॉब लेनी है। क्योंकि देखिए 2022 में चुनाव है, उसके बाद साल 2 साल के लिए वैकेंसियां बहुत कम हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को समझना है और अच्छी तरीके से चीज़ों को करने का प्रयास करना है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको करते रहिए, लेकिन जो एक तैयारी है, तैयारी की दिशा और दशा बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। और बहुत अच्छी तरीके से जो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा है, उसकी आप लोग तैयारी बेहतर ढंग से करने का प्रयास कर दीजिए। क्योंकि देखिए जो भी दिन है, एक एक दिन आपकी लाइफ से निकल रहा है और यह दिन जो है वापस नहीं आने वाला। देखिए जब तक अगर आप समय को अहमियत नहीं देंगे, तो समय भी आप लोगों को अहमियत नहीं देगा। अगर टाइम को बर्बाद कर देंगे तो टाइम फिर आपके साथ क्या करेगा ये आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को समझना है और अच्छी तरीके से जो टाइम है उसमें आप लोगों को बेहतर ढंग से तैयारी करनी है, ठीक है। आज का जो प्रश्न है दोस्तों, पेपर सेकंड का, जीएस पेपर सेकंड का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 327 है और 125 शब्दों में। शब्द सीमा का भी खास ख्याल रखना है। जैसे जो प्रश्न आप लिखते हैं तो उसमें शब्द सीमा भी मेंशन किया करिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है, कि कितने शब्दों में आपने यह प्रश्न लिखा है। चीज़ों को अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करिए। प्रत्येक प्रश्न को लिखने से पहले कुछ सावधानियाँ ध्यान में रखनी होती हैं, कि जैसे जो ग्रामर की गलतियाँ हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड करिए और अच्छे से चीज़ों को लिखने और पढ़ने का प्रयास करिए। प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में जैसे डेटा है, फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, जहाँ पर भी रेलेवेंट लगे वहाँ पर इन चीज़ों को ऐड करिए। डॉट्स के फॉर्म में, एरो के फॉर्म में आप चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए, पैराग्राफ के फॉर्म में। सभी चीज़ों का सम्मिश्रण आपके उत्तर में होना चाहिए। आपकी हैंडराइटिंग अगर नहीं भी अच्छी है तो कम से कम 2 लाइनों के बीच में थोड़ा-सा गैप रखिए, जिससे आपका उत्तर जो है स्वच्छ लगे। और राइटिंग नहीं करनी है, काटना नहीं है, इन सारी चीज़ों का खास ख्याल रखना है। जो आपका शब्द रचना है, वाक्य रचना है, इनको आप लोगों को बेहतर ढंग से चीज़ों को प्रयास करना है। कुछ डायग्राम का भी प्रयोग करिए, अच्छे से चीज़ों को लिखने और की प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक है। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका, साधारण विधेयक और धन विधेयक के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बात यही है, जो आपका साधारण विधेयक होता है और धन विधेयक होता है उसके बीच में अंतर स्पष्ट करना है। अब देखिए साधारण विधेयक और धन विधेयक के बारे में कि जैसे कुछ कुछ बातें हैं, अब इनके अंतर को एक एक तरीके से, जैसे मुख्य मुख्य बातें जो हैं कि किस तरीके से दोनों के बीच में अंतर है, क्या क्या अंतर है, उनको अब अच्छी तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि जैसे साधारण विधेयक जो होता है, ठीक है, साधारण विधेयक किसी भी सदन में, सॉरी, साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। किसी भी सदन का मतलब या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। भाई संसद जो बनती है वो किससे बनती है? जो संसद है, देखिए लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है। तो 2 सदन होते हैं, तो दोनों साधारण विधेयक जो है किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, पुरस्थापित किया जा सकता है, ठीक है, प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन धन विधेयक की जहाँ तक बात करते हैं, तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। अब देखिए जो विधेयक है प्रस्तुत कहाँ होगा, अब अगली चीज़ क्या आएगी, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो अब देखिए पूर्व स्थापित किसके द्वारा किया जाएगा, साधारण विधेयक जो होता है, तो साधारण विधेयक जो है किसी मंत्री से या किसी गैर सरकारी व्यक्ति से
मंत्री से या किसी गैर सरकारी व्यक्ति से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, पुरस्तापित किया जाना चाहिए। और धन विधेयक, ध्यान रखिएगा, धन विधेयक जो होता है केवल मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? केवल मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। देखिए जो परिभाषा है साधारण विधेयक की, देखिए कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है संविधान में, और धन विधेयक की स्पष्ट रूप से परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 में प्रावधान किया गया है। तो ये बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। अनुमति के संदर्भ में, जैसे जब प्रस्तुतिकरण करेंगे किसी चीज़ का या जो विधेयक है, तो उसके प्रस्तुतिकरण से पहले क्या क्या जरूरी होता है कि जैसे राष्ट्रपति की अनुमति। साधारण विधेयक में क्या है? साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती है। और जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक के संदर्भ में पूर्व अनुमति राष्ट्रपति की आवश्यक होती है। तो ये भी बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है कि अनुमति कि जैसे अनुमति सदन कि भाई साधारण विधेयक जो होगा, साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है, लेकिन धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक? 14 दिनों से अधिक नहीं रोक सकती। 14 दिनों तक अधिक हो जाता है तो भाई वो अपने आप पारित मान लिया जाता है। और ये भी है कि धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की जो निर्णय शक्ति है वो बाध्यकारी नहीं है। वो सजेशंस दे सकते हैं, केवल सुझाव दे सकते हैं, मानना न मानना लोकसभा के ऊपर है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। प्रमाणन की जहाँ तक बात की जाती है तो साधारण विधेयक में देखिए किसी भी प्रकार के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहीं पर अगर हम लोग देखें तो धन विधेयक में लोकसभा के अध्यक्ष ये बताता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इसका प्रमाणन कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर करते हैं कि भाई कोई भी जो बिल है, विधेयक है, वो धन विधेयक है या नहीं है। अगला अंतर क्या है? अगला अंतर है राष्ट्रपति की अनुमति का कि जब दोनों सदनों से पास हो जाता है, पास होने के बाद अब राष्ट्रपति के पास साइन के लिए जाता है। अब साइन में साधारण विधेयक के संदर्भ में क्या है कि साधारण विधेयक राष्ट्रपति के पास में पहुंचता है। पहुंचने के बाद राष्ट्रपति क्या करते हैं? वो उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं कि भाई इसको जरा करेक्ट करके लाओ, एक बार और विचार करके लाओ। लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में क्या है कि धन विधेयक के संदर्भ में पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज नहीं सकते। ठीक है, उनको साइन करने ही होंगे। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें हैं। मात्र 125 शब्दों में ही आप लोगों को प्रश्न लिखना है। अच्छे से चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए, अच्छे से चीज़ों को करिए। अपने निष्कर्ष में आप लोग 1-2 लाइनें जोड़िए और अच्छे से कोटेशंस के साथ में बेहतर तरीके से चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए। जो प्रश्न है उसको बेहतर तरीके से लिखिए। इसकी PDF जो है आप लोगों को UPPCS मेंस का जो 2021 का बैच चल रहा है तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग भी अभी से आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, अभी से ड्राफ्ट GS के चारों पेपर के नोट्स, हिंदी, एस्से, इन सारी चीज़ों को लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। नंबर है 9140085178। इस पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आइए अब आज के दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है आपका करंट अफेयर का प्रश्न होता है। प्रश्न संख्या 328 है और 125 शब्दों में आप लोगों को प्रश्न को लिखना है। इस प्रश्न को भी 125 शब्दों में ही लिखना है। लिखने से पहले कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी होती हैं कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक देखिए बहुत ही ज़्यादा अक्षम्य होती हैं, तो ऐसी कोई गलती ना करें। इसके साथ में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से ऐड करिए, अच्छे से चीज़ों को लिखिए। इसके साथ में प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में आपको क्या करना है कि जैसे जो आपका उत्तर है 2 लाइनों के बीच में हल्की सी गैप रखिए, जिससे अब अगर आपकी हैंडराइटिंग नहीं भी अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। काटना नहीं है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, स्वच्छता होनी चाहिए। जो वाक्य रचना है, शब्द रचना है और जो एक उत्तर में तारतम्यता है, लयबद्धता है, वो होनी चाहिए। एक सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। इसके साथ में आपकी सारी की सारी डायमेंशन क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ में
जो आपका प्रेजेंटेशन के संदर्भ में है कि भाई जो डेटा है, डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, डॉट्स हैं, एरो है, इस तरीके से चीज़ों को लिखने का प्रयास करें। पैराग्राफ के फॉर्मेट में भी लिखिए। तो सारी चीज़ों का जब समावेश करेंगे तो आपका उत्तर बेहतर माना जाएगा। और जो सावधानियाँ हैं उनको कहीं पर देखिए, डेली डेली मैं इन चीज़ों को इसीलिए बताता हूँ, कम से कम ये चीज़ें आपको रट जाए, डेली देखें इन चीज़ों को, ठीक है। तो अच्छे से चीज़ों को लिखने और पढ़ने का प्रयास करिए। आइए प्रश्न को देखते हैं। करंट अफेयर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 328 है और 125 शब्दों में। शब्द सीमा का भी खास ख्याल रखें, ज़्यादा ऊपर नीचे ना होने पाए, ठीक है। 10 शब्द ऊपर नीचे हो जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज का प्रश्न जो है, प्रश्न को देखते हैं। इंटरनेट शटडाउन क्या है? इंटरनेट शटडाउन के पक्ष और विपक्ष में तर्कों को प्रस्तुत कीजिए। देखिए, काफ़ी चर्चा में रहा है और जो इंटरनेट शटडाउन किया गया है, बहुत जगहों पर किया गया था भारत में। तो अब इसका क्या चीज़ है, किस तरीके से, कितने प्रकार होते हैं और इसके पक्ष और विपक्ष में तर्कों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, इंटरनेट शटडाउन क्या है। देखिए, इंटरनेट को बंद करना इंटरनेट शटडाउन कहलाता है, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। जितनी भी इंटरनेट सेवाएं हैं उन पर रोक लगाना क्या है, इंटरनेट शटडाउन। अब देखिए, इसके प्रकारों को जब देखते हैं, अब इसका देखिए प्रभाव बहुत ही ज़्यादा विकराल होते हैं। इंटरनेट शटडाउन के बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रुक जाती हैं, पूरी की पूरी चीज़ें ठप हो जाती हैं, क्योंकि आज के ज़माने में भाई पूरा का पूरा भारत या विश्व जो है डिजिटल रूप से सक्षम है। सारे के सारे कार्य डिजिटल फॉर्म में ही किए जाते हैं, इंटरनेट के माध्यम से ही किए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इंटरनेट के प्रकारों को जब बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहला होता है इंटरनेट ब्लैकआउट। ब्लैकआउट क्या होता है? ब्लैकआउट का मतलब होता है कि इंटरनेट को पूर्ण रूप से बंद कर देना, समाप्त कर देना, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ समय के लिए। दूसरा होता है सोशल मीडिया शटडाउन। सोशल मीडिया शटडाउन का मतलब होता है कि केवल सोशल साइट्स, ऐप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, बाकी अन्य ऐप जो हैं इनके माध्यम से बंद किए जाते हैं, ठीक है। और एक होती है थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग का क्या मतलब होता है कि यह इंटरनेट की स्पीड को 5G 4G से ले जाकर 2G पर कर देना, कि जैसा जम्मू एंड कश्मीर में किया गया था जब धारा 370 हटाई गई थी, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे कार्य किए जाते हैं इंटरनेट शटडाउन के दौरान। अलग अलग कार्यों को जो आवश्यकता अनुसार जो भी चीज़ें हों उनको अपनाया जाता है। अब अगली चीज़ क्या है, इंटरनेट शटडाउन के पक्ष में तर्क कि भाई इंटरनेट शटडाउन करना चाहिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 370 जब हटाया गया था तो उस समय भाई समाज में क्या है, लोग हेट स्पीच फैलाते हैं, फर्जी खबरों को फैलाते हैं, तो इनको रोका जा सके इसके लिए इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। जो हमारी सोसाइटी है, जो समाज है, सार्वजनिक स्थल हैं, उन पर शांति सुनिश्चित करना, ये इसका सबसे बड़ा कारण होता है इंटरनेट शटडाउन का। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा ना हो, इसके लिए इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। लोग, जैसे बहुत सारे लोग हैं, इंटरनेट शटडाउन जैसे इंटरनेट चल रहा है, अब इंटरनेट कोई घटना घटित होने के बाद वो इंटरनेट के माध्यम से जो भ्रम फैलाते हैं, फर्जी खबरें फैलाते हैं, वो फैला ना सकें, सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना हो सके, इसीलिए इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। अब ये तो इंटरनेट शटडाउन के पक्ष में तर्कों की बात हो गई। अब देखिए, इंटरनेट शटडाउन के विपक्ष में तर्क क्या है कि भाई इसके बंद करने से क्या प्रभाव पड़ेंगे और क्यों नहीं मतलब इसको क्यों नहीं बंद करना चाहिए, ठीक है, कि भाई इसको बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। इंटरनेट शटडाउन के विपक्ष में तर्कों को देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई प्रत्येक नागरिक को संविधान ने नागरिकों की स्वतंत्रता दी है और संवैधानिक अधिकार दिए हैं, तो उन पर यह प्रहार माना जाता है कि भाई आपने तो उनकी स्वतंत्रता ही छीन ली, आपको उनको कहीं का छोड़ा ही नहीं, कुछ बोलने के लिए भी नहीं छोड़ा, ठीक है। जो इंटरनेट शटडाउन होता है इसकी आर्थिक लागत जो होती है, जो आर्थिक लागत है, वो एक ब्रिटेन की संस्था है, ठीक है। तो उसने बताया है, ठीक है, तो उसके अनुसार भारत पर अगर पूरे देश में बंद कर दिया जाए इंटरनेट शटडाउन तो $2.8 बिलियन की हानि होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंटरनेट शटडाउन के क्या हानियाँ हैं, क्यों नहीं बंद करना चाहिए।
इंटरनेट देखिए हमारे यहाँ जब बात करें तो अब देखिए एग्रीकल्चर की जितनी सर्विसेज हैं वो सब ऑनलाइन हो रही हैं, वो चाहे किसान कॉल सेंटर हो या अन्य चीज़ें हों। आपातकालीन सेवाएं ठप हो जाएंगी, देश में किस तरीके से कार्य होंगे। जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी अब ऑनलाइन हो रही हैं। शिक्षा जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ ही चुकी है। जितने भी सार्वजनिक सेवाएं हैं वो अवरुद्ध हो जाएंगी। इसलिए इंटरनेट शटडाउन नहीं करना चाहिए। जितना भी बैंकिंग कार्य, आप सोच कर देखिए, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है धराशायी हो जाएगा अगर इंटरनेट को बंद कर दिया जाए तो। और कहा भी जाता है कि भाई इंटरनेट शटडाउन किया हमने, इसका उद्देश्य जो था ये, इसकी प्राप्ति में यह सफल रहा या विफल रहा, इसकी कोई पुष्टि के सबूत हमें पुष्टि नहीं होती है। इसकी सफलता क्या हुई हमें सबूत नहीं मिलते हैं कि हाँ भाई इंटरनेट शटडाउन बंद कर दिया तो इसकी वजह से ये नहीं हुआ। जो होना है वो लोग ऑफलाइन भी जाकर करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, सारी चीज़ों को, घटनाओं को अपना क्रियान्वित करते हैं। और इंटरनेट शटडाउन के विपक्ष के तर्कों की जहाँ तक बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ यही आती है कि आप सोच कर देखिए, एक कमरे में आप बंद हैं, आपके पास कुछ भी नहीं, आप घर है और आपका मोबाइल बंद है। आप बस 1 घंटे के लिए आप ये देखिए कि आपका फ़ोन डब्बा हो चुका है। देखिएगा आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। आपको ये लगे कि आप पैसा नहीं निकाल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई कार्य नहीं कर सकते। ऐसे में क्या है, एक एंग्जाइटी आती है मनुष्य के अंदर, घृणा और तनाव, और जो मानसिक रोगी होते हैं, ठीक है, उनकी संख्या भी बढ़ती है। क्योंकि भाई एंटरटेनमेंट भी तो व्यक्ति को करना होता है ना, तो सारी की सारी चीज़ें, कार्य उनमें बिजी रहता है। लेकिन जब ये चीज़ें इंटरनेट शटडाउन हो जाएगा, शटडाउन कर दिया गया, तो उसके बाद की स्थितियाँ बहुत ही भयावह होती हैं। तो इसलिए इंटरनेट को शटडाउन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कुछ बातें, एक पैराग्राफ आप अपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्दों में जो भी आपने पढ़ा है, लिखा है, जो भी समझा, उसको अपने पक्ष में एक बैलेंस उत्तर देने का प्रयास करिए, ठीक है, कि जहाँ पर ज़रूरी हो वहीं पर करना चाहिए। अब आपने पूरे देश में इंटरनेट शटडाउन कर दिया, ये चीज़ें गलत है। जो पर्टिकुलर एरिया है, क्षेत्र है, उन पर ही करना चाहिए जहाँ पर आपको लगे कि हाँ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, शुरू हो चुकी है। अब पहले से ही नहीं कि हाँ भाई पूरे देश में, प्रदेश में आपने इंटरनेट शटडाउन कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। 125 शब्दों में ही आप लोगों को लिखना है, तो अच्छे से चीज़ों को करिए। और जो भी समय है दोस्तों, अच्छे से जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स है प्लस मेंस है, उसकी तैयारी आप लोग बेहतर ढंग से करने का प्रयास करिए आप लोग। और यूपीपीसीएस मेंस और स्टडी ग्रुप भी चल रहा है। प्रीलिम्स के लिए स्टडी ग्रुप, जिसकी नॉमिनल फ़ी 500 रुपये रखी गई है, और यूपीपीसीएस मेंस मुख्य परीक्षा 2021 के लिए बैच भी चल रहा है। तो जो लोग भी अपना ज्वाइन करने चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।